हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 1 का एक टॉपिक देख रहे हैं विच इज़ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930s की बात है। सो काफ़ी पुराना टॉपिक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आता है। हालांकि इसमें वर्ड इकोनॉमिक आया हुआ है, लेकिन ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आता है क्योंकि इकोनॉमी में हमारा ऐसा हिस्ट्री का कोई पार्ट है नहीं एंड इट इज़ अ हिस्टोरिक इवेंट, तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आता है। तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या है और मैं अभी क्यों पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब आप पूछोगे कि ये तो 1930s में हो गया था, वाई वी नीड टू स्टडी इट। क्योंकि अभी ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशंस ऐसी थी कि इकोनॉमी वापस से डिप्रेशन में जाने का ऐसा दिख रहा था कि इकोनॉमी में काफ़ी ग्रोथ में बहुत डिप आ गया है एंड देयर वर स्पेकुलेशंस कि शायद फिर से एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आ सकता है। हालांकि अभी फिर से रिवाइव होना स्टार्ट हो गई है, तो आपको बहुत सारी रिजेंबलेंस मिलेगी इसके अंदर। तो मैं चाहती हूँ कि लाइक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इकोनॉमिक डिप्रेशन, और द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से अच्छा और कोई मेथड नहीं होगा ये समझाने का कि इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या होता है, क्यों हुआ ये, किस चीज़ ने इसको ट्रिगर करा, क्यों हम इसको 10 साल तक झेलते रहे, क्यों इकोनॉमिक डिप्रेशन से 10 साल तक हम निकल नहीं पाए जबकि हमारे पास इतने शानदार इकोनॉमिस्ट थे। तो और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, और जाहिर सी बात है हम डेफिनेटली देखेंगे कि इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो थोड़ा सा जस्ट स्टे विद मी इन दिस। थोड़ा सा आपको अगर लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो आई विल ट्राई टू मेक इट सुपर ईजी, बहुत ईजी बना देंगे इसको, लेकिन जस्ट यू नो स्टे कॉन्सेंट्रेटेड हियर। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा से आप सर्च करके मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का PDF भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स हिट द क्वेश्चन। 2013 में क्वेश्चन आया था कि what policy instruments were deployed to contain the great economic depression। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन को कंटेन करने के लिए, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए, उसे कंटेन करने के लिए क्या पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स डिप्लॉय करे गए थे, क्या पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स लाए गए थे। तो क्वेश्चन है सीधा कि आप पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट बता दो, लेकिन हम पहले देखेंगे कि द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था क्या, कैसे आया, रीजंस क्या थे, फिर बात करेंगे कि क्या पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स थे, और फिर बात करेंगे कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट था। तो सबसे पहले जो ग्रेट डिप्रेशन है ये 1929 के अंदर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, जो 10 साल तक चला था, 1939 तक। स्टार्ट कैसे हुआ था? 24 अक्टूबर 1929 को ब्लैक थर्सडे का एक मतलब वी स्टार्टेड कॉलिंग इट ब्लैक थर्सडे, इसकी वजह से किक ऑफ हुआ था। तो उस दिन क्या हुआ था कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक्स को खरीदते, शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उन्होंने क्या करा, एक ही दिन में कुछ स्पेकुलेशंस की वजह से 12.9 मिलियन के शेयर्स एक दिन में बेच दिए, जो यूजुअल अमाउंट का 3 गुना था। लगभग 13 मिलियन के शेयर जब एक साथ स्टॉक मार्केट में बेच दिए गए तो स्पेकुलेशंस ये आने लगी कि लोग इसलिए अपने शेयर बेच रहे हैं क्योंकि अभी शेयर मार्केट गिरने वाला है। देखो, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट जो है ये पूरा का पूरा स्पेकुलेशन पे चलता है। स्पेकुलेशन का मतलब है कि जो बातचीत होती है, कॉन्फिडेंस कितना है, अंदाजा क्या है, कल क्या होगा, इन सारी चीज़ों पे चलता है। तो जब एक साथ में इतने ज़्यादा शेयर बेचे गए तो लोगों को लगा कि शेयर मार्केट गिरने वाला है, कुछ गड़बड़ है, तो बाकी सारे लोगों ने भी अपने शेयर बेच के पैसे अपने निकालना स्टार्ट कर दिए। तो विद इन द नेक्स्ट 4 डेज स्टॉक मार्केट 23% तक गिर गया, 23% फॉल हो गया, और यहीं से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। तो ये किक ऑफ था। अभी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, मतलब लोगों ने पैसे निकाल लिए हैं, और मतलब ये समझो कि अभी लोग शेयर में पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्या वजह थी इसकी? सबसे पहले क्यों ऐसा हुआ? देखो, जैसे हमारी RBI है, सेंट्रल बैंक है, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिमिलरली हर कंट्री की एक सेंट्रल बैंक होती है। तो USA की सेंट्रल बैंक का नाम है फेडरल बैंक। तो यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन का एक मेजर रीज़न था कि लेक ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी के अंदर डिमांड नहीं थी, डिमांड की बहुत कमी हो गई थी। डिमांड एंड सप्लाई, आप समझते हो, डिमांड मतलब जो चीज़ें हम परचेज करते हैं, दैट इज़ माई डिमांड। जैसे कि मुझे अगर जाके अपना एक लैपटॉप खरीदना है तो ये मेरी डिमांड है, तो उसकी सप्लाई होगी। जो लैपटॉप के प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे, लैपटॉप प्रोड्यूस करेंगे, वो मुझे सप्लाई करेंगे, तो डिमांड एंड सप्लाई मैच होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सप्लाई हो रही थी लेकिन डिमांड नहीं थी, लोग डिमांड नहीं कर रहे थे, उनको चाहिए नहीं था, वो खरीद ही नहीं रहे थे। और इसमें फेडरल बैंक ने क्या करा, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लगा दिया। आपने ये पढ़ा होगा, इकोनॉमी के अंदर 2 तरह की पॉलिसीज होती है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी एंड लूज मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि हम
जो बैंक रेट्स होती हैं या जिस रेट से जो नॉर्मल बैंक से वो सेंट्रल बैंक से पैसा उधार में लेती है उस रेट को हाई कर दिया। इसकी वजह से बैंक्स आरबीआई से या मैं बोलूँगी फेडरल बैंक से पैसा उधार नहीं ले पा रही थी और उनके पास पैसा नहीं था, तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लगा दिया। लगानी उनको लूज मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए थी क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी का क्रंच था। इसकी वजह से जो फेड फंड्स हैं उन्होंने अपनी जो जैसे हमारी बैंक रेट होती है वैसे इन्होंने फेड फंड्स रेट इंक्रीज कर दिया। तो ये इन्होंने इंक्रीज करते रहे, रिसेशन आ रहा है थ्रू अ रिसेशन इन्होंने अपनी फेड रेट को इंक्रीज करते रहे। इसकी वजह से और इसके बाद में स्टॉक मार्केट हो गया क्रैश अक्टूबर 1929 को ना। स्टॉक मार्केट के क्रैश होते ही अब इन्वेस्टर को तो चाहिए ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे। अभी तक लोग अपना पैसा अपने पास नहीं रख रहे थे, तो लोगों ने क्या करा कि उन्होंने करेंसी मार्केट में लगाना स्टार्ट कर दिया ना। इन्वेस्टिंग के दो तरीके होते हैं, एक होता है स्टॉक मार्केट कि आप शेयर खरीद लेते हो, दूसरा होता है करेंसी मार्केट की जैसे आपने गोल्ड खरीद लिया या आपने कुछ और कहीं पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करा। एंड 1930s के अंदर गोल्ड का स्टैंडर्ड एक वैल्यू होता था, तो लोगों ने क्या करा कि गवर्नमेंट अपने पास में गोल्ड रखती थी, तो लोगों ने डॉलर देके गोल्ड को खरीदना स्टार्ट कर दिया, विच मीन्स कि लोगों के पास डॉलर की कमी हो गई है, गोल्ड हो रहा है। गोल्ड इज अ प्रॉपर्टी, आप जाके ब्रेड नहीं खरीद सकते, ठीक है, आप डॉलर दे के ब्रेड खरीद सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर की कमी हो रही है, विच मीन्स कि पूरी इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी का क्रंच हो रहा है, सर्कुलेशन नहीं है, पैसे नहीं है इकोनॉमी के अंदर। और ऐसे में क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि स्पेकुलेशन फिर से दे बिगिन ट्रेडिंग इन द डॉलर फॉर दी गोल्ड, डॉलर के बदले गोल्ड खरीदना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से डॉलर का वैल्यू गिर गया। डॉलर का वैल्यू गिरने का पूरा ग्लोबल इम्पैक्ट दिखाई दिया। उसके बाद में फेडरल बैंक ने फिर से अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी कि नहीं, डॉलर का वैल्यू नहीं गिरना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यही थी कि इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे थे। तो वैसे भी इकोनॉमी में पैसे नहीं है, इंटरेस्ट रेट आप फिर से इंक्रीज कर रहे हो, तो बैंक कहाँ से पैसे लाएंगे, कहाँ से इकोनॉमी में पैसे का सर्कुलेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने जो मनी थी, अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी की, जैसे इंडस्ट्री है वो बैंक के पास जाती, लोन ले लेती और अपना बिजनेस चालू कर देती। लेकिन बैंक ने बोला भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के रखी है सेंट्रल बैंक ने, मैं कहाँ से लाऊं पैसे, आई डोंट हैव द मनी। और जो पैसे थे वो लोगों ने निकलवा लिए थे, तो इससे मनी सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, बिजनेस को मनी नहीं मिल रही थी, बैंकरप्सी हो रही थी। उसके बाद में जो इन्वेस्टर्स थे, कॉन्फिडेंस बैंक पर से इतना गिर गया कि लोगों ने अपने पैसे सारे निकलवाना स्टार्ट कर दिए। लोगों ने अपने पैसे निकलवा लिए, शेयर मार्केट गिर गया है, करेंसी उसको गोल्ड को खरीदने के लिए डॉलर की वैल्यू डी वैल्यू होती जा रही। तो लोगों ने क्या करा कि सारे के सारे पैसे अपने पास में घर में रखना स्टार्ट कर दिया। जब आप पैसे को इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं करोगे, आप पैसों को अंदर रखोगे, तो पैसे की वैल्यू गिरना स्टार्ट हो जाती है और इससे मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई थी। तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई थी। अभी क्या हुआ कि फेड के पास दे डोंट हैव द इनफ मनी, लोगों के पास जितने भी पैसे थे सब उन्होंने अपने घर में रख लिए थे, इसीलिए यहाँ पे टर्म दिया है अंडर देयर मैट्रेसेस, घर में रख लिए। तो अभी फेड के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इकोनॉमी में मनी को इंजेक्ट करे क्या और मनी इकोनॉमी को फिर से स्टार्ट करे क्या। तो इसकी वजह से यहाँ पे फेड ने इसकी वजह से दे अलाउड द टोटल सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर टू फॉल टू 30%। पूरे यूएस डॉलर का सप्लाई 30% तक फॉल हो गया था। और इन सबसे क्या हुआ कि देखो ऑल दिस एग्रीवेटेड व्हाट, इससे क्या हुआ कि बोरोड मनी पे स्पेकुलेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए, शेयर मार्केट गिर गया। और उसमें शेयर मार्केट में ना बड़ी मतलब ट्रिकी चीज़ होती है, बहुत डायनामिक होता है। आज अगर किसी कंपनी के बारे में आप अफवाह फैला दो या किसी कंपनी के अगर शेयर्स हैं, अगर वो बहुत जल्दी से फॉल होना स्टार्ट हो गए या किसी एक इन्वेस्टर ने अपने शेयर बेच दिए, तो क्या सडनली स्पेकुलेशंस हो जाएंगे और उस पूरी कंपनी के शेयर मार्केट का जो शेयर का रेट है वो गिर जाएगा। तो रैपिड सेलिंग से और भी ज़्यादा स्टॉक मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया। बैंकों के पास पैसे नहीं थे तो वो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ को अपना लोन नहीं दे सके, दे कुड नॉट प्रोवाइड क्रेडिट टू दैट। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो हो ही रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अभी भी रिपरकशंस चल रहे थे। ऐसे में लोगों के पास नौकरियाँ नहीं थी, जो प्रोडक्ट थे वो अनसोल्ड थे। सबसे पहले मैंने बात करी थी डिमांड एंड सप्लाई की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई है, अनसोल्ड प्रोडक्ट है, लेकिन डिमांड नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह से फैक्ट्रीज ने प्रोडक्शन बंद कर दिया था। तो प्रोडक्शन में कट हो गया। जब फैक्ट्री प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है, जब फैक्ट्री में कुछ काम ही नहीं चल रहा है, तो नौकरी कहाँ से रहेगी, तो जॉब्स भी बंद हो गई थी। तो यहाँ पे एडम स्मिथ ने पहले ना एक फ्री मार्केट का फंडा दिया था कि जैसे सप्लाई आएगी वैसे डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, डिमांड और सप्लाई अपने
आप इकोनॉमी को रन करती रहेगी। दीज आर दी इनविजिबल हेड्स ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन यहाँ पे एडम स्मिथ का फंडा गड़बड़ हो गया, और एडम स्मिथ को हमने हमारी एनसीईआरटी इकोनॉमी के अंदर पढ़ा है। इन्होंने हमको वेल्थ ऑफ नेशन का थ्योरी दिया था, फिलोसफी ऑफ फ्री मार्केट दिया था, इन्होंने असेंबली लाइन प्रोडक्शन मेथड एंड जीडीपी, जिसपे आज हम कैलकुलेट करते हैं द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन सब के मेथड इन्होंने एडम स्मिथ ने दिए थे। लेकिन इस ग्रेट डिप्रेशन ने ये चीज़ तो बता दी कि फ्री मार्केट तो नहीं चलेगा। इसकी वजह से क्या हुआ, इम्पैक्ट देखो इसका क्या हुआ, लोकल से ग्लोबल तक आपको इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो प्राइस एंड जो रियल आउटपुट थे वो ड्रामेटिकली फेल हो गए। पूरी इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन 0.5% गिर गया, 47% तक का प्रोडक्शन फॉल हो गया। होलसेल प्राइस इंडेक्स 33% गिर गए। आपको पता है 2 तरह की प्राइस इंडेक्स होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI एंड WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है 33% तक गिर गई और रियल जीडीपी भी 30% तक फॉल हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सिर्फ 4 सालों के अंदर 1929 से 1933 में अनएम्प्लॉयमेंट 3% से बढ़ के 25% तक हो गया। 22% अनएम्प्लॉयमेंट में राइज हो गया। यूके के अंदर भी सिमिलरली, यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी इन 3 सालों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट 7% से इंक्रीज होकर 15% तक हो गया। हर चीज़ों के जो प्राइस है वो हर 10%, हर साल 10% गिर रहे। आज 100 की थी, 90 की, 80 की, 70 की, इस तरीके से हर साल 10% चीज़ों के प्राइस गिरते रहे। आधे लोगों की तो नौकरी चली गई। जो आधे लोग नौकरी में बचे थे उनकी सैलरी 42% तक काट दी गई, आधी सैलरी मिल रही है उनको। ऐसे में गवर्नमेंट हो गई पैनिक। तो गवर्नमेंट ने पैनिक होके स्मूथ हावले टैरिफ, एक टैरिफ है ये बड़ा, मतलब अभी भी ये फिर से चर्चा में आया था, स्मूथ हावले टैरिफ। स्मूथ हावले टैरिफ में क्या था, इन्होंने जो इंपोर्ट होता है मटेरियल, जो बाहर कंट्री से अगर यूएसए के अंदर आता था कोई मटेरियल, तो इन्होंने इस पर टैरिफ लगा दिया। पहले मान लो इस पर 5 रुपये का टैरिफ लगता था, अभी इस पर 20 रुपये इंक्रीज कर दिया, अभी 25 रुपये का टैरिफ लगता है। विच मीन्स बाहर की चीज़ें अंदर बहुत महंगी हो गई। तो ये इन्होंने क्यों करा, ये इनकी प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी थी। अभी ट्रंप ने भी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज लेके आए थे कि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे, जॉब को प्रोटेक्ट करेंगे। तो दिस इज द सेम थिंग हैपेंड स्मूथ हावले। तो इसमें क्या करा इन्होंने, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बचाने के लिए, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए बाहर से आने वाली चीज़ों पे जो इंपोर्ट होता है उस पर टैरिफ 20% तक बढ़ा दिया। तो इसकी वजह से पूरा ग्लोबल ट्रेड जो है वो 25% तक फॉल हो गया। पूरा ग्लोबल ट्रेड यहाँ से डिसमिस होना स्टार्ट हो गया। नाउ यूएसए उस वक्त भी काफ़ी रिच कंट्री था, कैपिटलिस्ट कंट्री था ये, तो इनके पास काफ़ी पैसे थे, इनका अच्छा खासा ट्रेड का रिलेशन था। यूएसए का डॉलर लिंक था गोल्ड से, और उसके बाद बाकी उस वक्त ना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चलता था, अभी चलता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। बाकी मतलब करेंसी का कितना डिमांड है, करेंसी का कितना वैल्यू है, इस हिसाब से रेट भी डिसाइड होता है। फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता था, डॉलर के हिसाब से बाकी की करेंसीज रेट डिसाइड होती थी। तो यूएसए डॉलर का जो वैल्यू है वो गिर गया, तो बाकी कंट्रीज़ का वैल्यू भी गिरना स्टार्ट हो गया। इसका रिपरकशन दिखाई दिया, इसका आपको रिपल इफेक्ट दिखाई दिया हर एक कंट्री के अंदर। मैसिव जॉब लॉसेस अराउंड द वर्ल्ड, मैसिव जॉब लॉसेस हो गया, डिफ्लेशन होना स्टार्ट हो गया। जो आउटपुट था, जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था, इसके अंदर ड्रास्टिक कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो गया। नाउ इस डिप्रेशन से पूरे ह्यूमन, लाइक एवरीबडी हु वाज वर्किंग, दे स्टार्टेड सफरिंग। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया। इवन देयर वाज लाइक इवेंट्स की लोग अपने घर से रेडी होके जाते थे कि हम बोल के कि हम ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। तो इस तरीके भी पॉइंट्स थे, मतलब पूरा पॉलिटिकल अपहील हो गया था वर्ल्ड में। यूरोप ने भी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन देखा था डिप्रेशन में, और इसी की वजह से इट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो फासिज्म था, फासिज्म का राइज हुआ था। फासिज्म क्या था, अल्ट्रा नेशनलिज्म, पूरा सप्रेशन ऑफ द ऑपोजिशन। अल्ट्रा नेशनलिज्म का राइज, वन ऑफ द रीज़न वाज दिस इकोनॉमिक डिप्रेशन ओनली। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर आप किस तरह इम्पेक्ट करता है आपको, आप अगर नहीं तो हम लोग कभी फ्यूचर में ना इस पर भी एक टॉपिक करेंगे। सो इस डिप्रेशन के अंदर क्या हुआ कि रियल जीडीपी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। नॉट जस्ट द रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, मतलब कंटिन्यूसली जीडीपी नेगेटिव में जा रही है। तो आप पूछोगे रिसेशन होता क्या है, हम ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात करें ना, व्हाट इज रिसेशन। देखो पहले मैं क्वार्टर से समझाती हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो। एक साल में होते हैं 12 महीने और एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर्स। सो वी डिवाइड 12/4, इट कम्स टू 3 मंथ्स। तो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो रिसेशन क्या होता है कि अगर
नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हो रही है 2 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए कंटिन्यूसली, 2 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर का मतलब क्या हुआ कि 6 महीने के लिए कंटिन्यूसली अगर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव आ रही है तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि वो रिसेशन है। अब बात करते हैं कि कौन से पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट लाए गए थे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन को टेम करने के लिए, कंटेन करने के लिए। सबसे पहले आया था प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर ने एक इनिशिएटिव लिया था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि यार आप पहले तो सैलरी मत काटो। इन्होंने एम्प्लॉयर्स को, जो यूनिट, जो कंट्री, जो इंडस्ट्रीज़ इनको सैलरी नौकरी प्रोवाइड कर दी थी, उनको इन्होंने बोला कि जो लोग आपके पास काम करते हैं उनकी सैलरी मत काटो, क्योंकि लोगों के पास अगर सैलरी आएगी, पैसे आएंगे तो वो खर्च करेंगे। खर्च करेंगे का मतलब है कि डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर से प्रोडक्शन बढ़ेगा और फिर से हमारी इकोनॉमी रन करना स्टार्ट होगी। दूसरा है, इन्होंने बैंकों को, इंडस्ट्रीज़ को, फार्मर्स को पैसे लोन पे देना स्टार्ट करा, क्योंकि उनके पास थे ही नहीं कुछ प्रोडक्शन के लिए पैसे, तो उन्होंने पैसे देना स्टार्ट करा। गवर्नमेंट ने फार्मर के पास जितना भी सरप्लस ग्रेन था इनको खरीदना स्टार्ट करा ताकि फार्मर्स के साथ पैसे आएँ और फिर से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो। और यहाँ पे इन्होंने नेशनल क्रेडिट कॉर्पोरेशन भी चलाया था। अच्छा, सेकंड, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का एक न्यू डील आया था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पॉपुलर। इनके इसी डील की वजह से ना इकोनॉमिक डिप्रेशन से बाहर निकले थे। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का न्यू डील क्या था, रिलीफ। जिसको नुकसान हुआ है, इतने सारे लोगों की नौकरी चली गई है, इतने सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, सबसे पहले रिलीफ प्रोवाइड करो उनको। पैसा नहीं है उनके पास, पैसे दो। जॉब नहीं है उनके पास, जॉब प्रोवाइड करो। रिकवरी, इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में जो नुकसान हुआ है, जो स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ है, उसकी रिकवरी करो। पहले जो गलत हुआ है उसे सही करा जाए। देन रिफॉर्म, कि आगे से ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए हमको इस पर रिफॉर्म करना है। तो इन्होंने रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म इनका मेन एजेंडा बनाया। तो इन्होंने 42 न्यू एजेंसीज क्रिएट करी। इसमें इन्होंने नई सारी जॉब्स क्रिएट करी, यूनियनाइजेशन अलाउ करा ताकि बार्गेनिंग पावर आ सके, और इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट करा। इसके बाद इन्होंने टेनेसीज वैली अथॉरिटी बनाया। इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट करवाया। तो कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या हुआ कि काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हुई। उसके बाद इन्होंने फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो फंड था उसको लोकल और स्टेट गवर्नमेंट को देना स्टार्ट करा, और बोला कि हम जो गवर्नमेंट एक्सपेंड करते हैं इसको आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ स्टिमुलेट करके, दोनों को बढ़िया एक अलाइन करके इसको स्पेंड करना स्टार्ट करो। तो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों एक्सपेंडिचर को स्टिमुलेट करना स्टार्ट करा। फिर फेडरल रिजर्व बैंक को फाइनली ये लगा कि चलो भी लिक्विडिटी इंक्रीज करनी चाहिए। तो इन्होंने लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए जो अपना इंटरेस्ट रेट था इसको गिराया, बैंकों को लोन देना स्टार्ट करा, और उन बैंकों ने फर्दर अपनी इंडस्ट्रीज़ को, एग्रीकल्चर को लोन देना स्टार्ट करा। उसकी वजह से फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, लोगों की डिमांड इंक्रीज हुई और इकोनॉमी में वापस पुश हुई। इसके साथ ही इन्होंने सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्ट 1934 लेके आए। तो जैसे हमारे यहाँ पे सेबी है ना जो रेगुलेट करती है, ओके सो हाँ, हमारे यहाँ पे जो सेबी है जो रेगुलेट करती है, सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन बनाया। तो जो यूएसए स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना स्टार्ट करा कि अभी जो सिचुएशन हुई है ना, जिस तरीके से स्टॉक मार्केट गिर गए थे, सडनली इतने सारे शेयर्स बेच दिए थे, वो सिचुएशन वापस नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इन्होंने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एसईसी बनाया। इसके साथ ही इन्होंने नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट बनाया, जिसमें जो वेजेस थे, वर्कर्स वेजेस थे, उनको इंक्रीज करा, उनके वर्किंग आवर को कम करा, उनको कलेक्टिव बार्गेनिंग का पावर दिया। इन्होंने फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाया। इसकी वजह से जो डिपॉजिटर्स होते हैं, जो जैसे मैंने बैंक में पैसे रखे हैं, जैसे आईसीआईसीआई का अगर कुछ सालों पहले एक इंसिडेंस हुआ था कि लोगों ने सडनली आईसीआईसीआई बैंक से पैसे निकलवाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस गिर गया था। तो यहाँ पे इन्होंने फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाया कि अगर किसी का बैंक में कॉन्फिडेंस गिर भी जाता है तो मैं आपके पैसे दूंगा, बैंक अगर करप्ट हो जाती है तो वी विल गिव यू द मनी। तो इन्होंने क्या करा, डिपॉजिटर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करा। इससे लोगों ने जो अंडर दी मैट्रेस घर में जो पैसे रख रखे थे फिर से उसको बैंकों में लाके सेव करना स्टार्ट करा। फार्मर्स रिलीफ एक्ट एंड एग्रीकल्चर एडजस्टमेंट एक्ट बनाया गया। सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया 1995 में, जिसमें ओल्ड एज पेंशन और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करे गए। इसके साथ ही जो रिच लोग थे कि आपकी अगर एक सर्टेन % से ज़्यादा इनकम है तो आप पे थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो इंडिया में भी होता है ये। तो ये चीज़ थी। उसके बाद अभी देखोगे ग्रेट डिप्रेशन ने इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करा। ग्लोबल क्राइसिस की वजह से
अभी इंडिया का डायरेक्टली यूएसए के साथ कोई भी लिंक नहीं था, हमारा डायरेक्ट कोई था नहीं, क्योंकि 1930 में हम इंडिपेंडेंट ही नहीं थे, ब्रिटिश इंडिया था, वो ब्रिटिश कंट्रोल करती थी हमारी सारी पॉलिसीज़। तो इसकी वजह से, और उस वक्त में हम थे अग्रेरियन कंट्री, इंडस्ट्रीज हमारी जो थी वो थोड़ी बहुत थी और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए काम आती थी, ट्रेड तो हम करते ही नहीं थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वट एवर इम्पैक्ट वी सी ग्रेट डिप्रेशन का इंडिया में, वो हमको एग्रीकल्चर पे दिखाई देगा। और क्यों दिखाई देगा? क्योंकि एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन में, ब्रिटेन से फाइनल प्रोडक्ट बनता था और वो जाता था डिफरेंट मार्केट्स में, जैसे प्रोबेबली यूएसए के अंदर, इंडिया के अंदर और बाकी इनकी कॉलोनियल कंट्रीज़ के अंदर। तो ये क्राइसिस का मैक्सिमम इम्पैक्ट हमको दिखाई देगा एग्रीकल्चर प्राइस में। यहाँ पे एग्रीकल्चर प्राइसेस फॉल होना स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं रही, है ही नहीं, कोई डिमांड ही नहीं है, कॉम्पिटिशन ही नहीं है, तो एग्रीकल्चर प्राइसेस फॉल हो गए। और यही हमारा था मेन इकोनॉमी का था, तो मेन स्टे लग गया इकोनॉमी पे, सीवियर क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन हो गया था ही नहीं। कॉलोनियल पॉलिसी मेकर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम पैसे को डिवैल्यू नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन हो गया। जैसे ही एग्रीकल्चर प्राइसेस डिक्लाइन होना स्टार्ट हुए, ब्रिटिश फाइनेंशियल पॉलिसीज़ इंडिया में एग्रीवेट होना स्टार्ट हो गई। तो इसकी वजह से जो पीसेंट्री थे, जो किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए थे, तो इस और किसान आंदोलन के में किसानों की डिमांड जो भी थी, तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हमारे मेंबर थे लेजिस्लेचर में उस वक्त, उन सब लोगों ने इस डिमांड को लेजिस्लेचर में रखा भी था और ये एक मेजर इशू भी बना था। ये मतलब दिस हैपेंड अराउंड 1930s ओनली, जब महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करा था। तो ये ग्रेट डिप्रेशन का एक यहाँ पे ये भी फैक्टर काम करता है। इसके साथ ही बहुत सारे एरिया जैसे कि बिहार, ईस्टर्न यूपी के अंदर नो रेंट कैंपेन। तो हमने देखा था कि हमारी ये जमींदारी सिस्टम चलता था, महलवारी सिस्टम या रायतवारी सिस्टम चलता था। तो इसमें क्या होता था कि किसानों को रेंट देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडिकल, क्योंकि अभी जब आपने जो प्रोड्यूस करा है बिक ही नहीं रहा है, आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप कहाँ से रेंट दोगे? तो ये रेडिकल किसान सभाएं ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो गई थी, स्पेशली इन द बिहार एंड दी ईस्टर्न यूपी ऑल्सो। और ये जो अग्रेरियन अनरेस्ट हुआ था और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे, उन्होंने किसानों को जिस तरीके से सपोर्ट करा था, इनका पूरा एक्सटेंड लाइक रूरल इंडिया में इनकी रीच हो गई थी। और इट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर कि ये जो फार्मिंग क्लास को इन्होंने सपोर्ट करा था, इसी की वजह से 1936-37 के अंदर प्रोविंशनल इलेक्शंस हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के रूल के अकॉर्डिंग। तो उसमें इनकी वूपिंग विक्ट्री हुई थी, मेजॉरिटी में आई थी कांग्रेस। तो ये एक मेजर रीजन था। तो ओके, आई नो लंबा टॉपिक था, बट अगेन आई थिंक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मुझे तो लाइक पर्सनली आई रियली लव रीडिंग ऑल दिस स्टफ्स एंड ऑल। तो ये था कि द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या था और क्या पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट थे। और आई वॉन्ट से इन दिस क्वेश्चन, आई विल नॉट से कि डू राइट द आंसर, बट येस प्लीज़ डू रीड सम आर्टिकल्स, थोड़ा सा मतलब गूगल करना, पता चलेगा क्या था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो दिस वॉज दिस होल कंप्लीट क्वेश्चन। इफ़ यू वॉन्ट टू डाउनलोड द PDF ऑफ दिस क्वेश्चन, आप मेरे इंस्टा हैंडल से टेलीग्राम का लिंक दिया है, और टेलीग्राम में भी @littlesimple_buddha से सर्च करके आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो फाइनली दिस इज इट इन दिस क्वेश्चन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।